हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का विज्ञान यानी कि साइंस का बोर्ड एग्जाम है। और बच्चों मैं इस वीडियो में आपके लिए प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के बोर्ड एग्जाम में इसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। और बच्चों अभी मैं आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर के अंत तक दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताता चलूंगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, नहीं तो बाद में आप लोगों को जो है पछताना पड़ेगा। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में आपके लिए जो भी है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जो रिपीट किए जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसको हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें। तो आप लोग इधर देखिए दिया हुआ है सामान्य निर्देश, यानी कि आपका जो है जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसा कि आप लोगों ने देखा था जो कैंसिल हुआ बोर्ड एग्जाम आप लोगों का साइंस में, उसमें भी इसी तरह से लिखे हुए थे। और इसमें हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका दिया गया खंड ये, जिसमें दिया गया है कि आप लोगों को जो है इसमें 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जो एक एक नंबर का है। और इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइए सभी प्रश्नों को और देखिए कि कौन कौन से प्रश्न इसमें दिए गए हैं, और आप लोग इनमें से कितने प्रश्नों के उत्तर को अभी जान रहे हैं। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो पूछा गया है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी कितनी होगी? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 60 सेंटीमीटर। और बच्चों ये जो आप लोग आंसर लिखेंगे, बहुत बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो करते हैं कि जो सही उत्तर है उसको टिक कर देते हैं और यहाँ पर लिखते ही नहीं है। तो आप लोगों को जो करना है, जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है तो इसका जो उत्तर है सी है, तो यहाँ पर आप लोगों को सी लिखना है, और इसका जो दर्पण लिखा हुआ है तो इसको भी यहां पर लिख देना, यानी कि ऑप्शन साथ ही साथ उसका आंसर भी। तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि यहां पर सिर्फ टिक लगा रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, -5 डायोप्टर। अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बताता चल रहा हूं पूरा रफ्तार में, क्योंकि अगर हम सबको हल करते हुए जाएंगे फॉर्मूला के साथ में तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत होगा, टाइम वेस्ट भी होगा, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप लोग जल्दी जल्दी देखते जाइए कि इस सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो क्या क्या है, ठीक है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है क्या? तो इसका जो सही उत्तर होगा V/U होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न जो यहां पर पूछा गया है कि नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो ये होता है निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो नेत्र का जो आंख का जो दोष होता है, दीर्घ दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, या फिर जो हम लोग देखते हैं जरा दृष्टि दोष है, तो इन तीनों दोषों को दूर करने के लिए किन किन लेंसों का प्रयोग किया जाता है उसको आप लोग याद रखिएगा। समझ गए? जैसे दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का, और जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल जो होता है उसका। तो ये आप लोग याद रखिएगा, समझ गए। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है क्या? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ये छोटी हो जाती है। तीव्र प्रकाश में, यानी कि धूप में जब हम लोग निकलते हैं तो पुतली की आकृति क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है, और अंधेरे में जाते हैं तो बड़ी हो जाती है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर के बराबर है? तो ये आपका होगा कूलाम प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है कि यदि 1 एम्पियर के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हो तो उनका प्रतिमानी प्रतिरोध होगा, 1 ओम लिखा हुआ है। यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में समायोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो 1/10 ओम होगा, समझ गए।
तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को भी देखा। इसके बाद बच्चों आपका अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी? तो ये आपका वो सही उत्तर होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। समझ गए? ये आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है बहुत ही VVI हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। इसके बाद बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं तो उनको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और वो जो है मर जाएंगे। तो ये जो पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। समझ गए? इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि Zn प्लस CuSO4 प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों इसमें हम लोग देखें तो विस्थापन अभिक्रिया है। समझ रहे हैं? इसमें विस्थापन की क्रिया हो रही है, वियोजन नहीं है, संयोजन नहीं है, इसमें विस्थापन हो रही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है किसका? तो संक्षारण का। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। यानी कि चांदी है उसके ऊपर में लोग देखते हैं काला काला हो जाता है, तो किसका उदाहरण है? तो संक्षारण का है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो ये आपका जो है H+ आयन, ये जो है हम लोग देखें तो पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है 2022-23 में भी। समझ गए? और देखिए 24 में भी दोहरा दिया है। तो ठीक इसी तरह से आप लोगों के 25 में भी 2022, 23 और 24 ये तीनों प्रश्न पत्र से बहुत सारे प्रश्न रिपीट किए जाएंगे। और मैंने इससे पहले आप लोगों को जो 2022 और 23 वाला भी क्वेश्चन का जो आंसर इस यूट्यूब चैनल पर दे दिया उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है क्या है? तो ये आपका होगा CaOH CaOCl2। समझ गए? ये जो है आपका पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था 2022-23 वाला में। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो ये सोना है सबसे तन्य। इसको कितना भी पीटें तो ये टूटेगा नहीं बल्कि लंबा होता जाएगा। समझ गए? जो है ये टूटता नहीं है। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। इसको हम लोग जो देखेंगे कि उसका जो क्रियाशीलता के आधार पर अगर सजाएंगे हम लोग तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Na। इसके बाद उससे छोटा कौन होता है? Mg। इसके बाद कौन होता है? Zn। इसके बाद होता है Cu। समझ गए? यानी कि इसमें हम लोग देखें तो सबसे कम क्रियाशील ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो इस तरह से जो है ये आपका सही होगा। इसका बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की संयोजकता है कितनी है? तो कार्बन का जो संयोजकता है आपका 4 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों में के सोडियम लवण को कहते हैं क्या कहते हैं? उसको साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग कपड़ा वगैरह धोने में करते हैं। तो इस तरह से 18वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। आप लोग जो है पहला, दूसरा, तीसरा हर आवर्त को याद कर लीजिएगा कि किस में जो है कितने कितने तत्व हैं। समझ गए? और वहीं पर याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। समझ गए ना? इसके बाद बच्चों आगे बढ़ें तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि विषम पोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित रहते हैं, क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा हरे स्वपोषी पौधों पर। समझ गए? ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों आपका अगला जो प्रश्न है वह है कि पौधों के मानवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है क्या? तो ये होगा आपका वाष्पोत्सर्जन। बहुत ही VVI प्रश्न है। पौधों के बाह्य भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पौधों से जो वाष्प निकलता है उसको इसी नाम से जाना जाता है। इसका बच्चों आपका जो अगला प्रश्न है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको जो है सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है क्या? तो सेरिब्रम।
जिसका सेरिब्रम बहुत ही अच्छा होता है, तो ज़्यादा बुद्धि और बुद्धिमान और चतुराई भरा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन है, तो सेरिब्रम, समझ गए, ये जो मस्तिष्क का एक हिस्सा है। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर, फिलोपियम नलिका में। ये जो प्रश्न है ये पिछले एग्जाम में भी पूछा हुआ है 2022 या 23 में, और देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है। तो आप लोग जो है 2022 वाला भी देख लीजिएगा, 23 वाला भी देख लीजिएगा, और ये भी देख लीजिए पूरे अच्छे ढंग से, समझ गए। उसका जो वीडियो है 22-23 वाला पीछे हम डाले हुए हैं, उसे देख लीजिए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है क्या, तो ये बनता है उग्मनज। ऑप्शन नंबर ये सही है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो उग्मनज, समझ गए। ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग का उदाहरण है क्या, तो अवशेषी अंग जो है कर्ण पल्लव की पेशियां हैं, पुच्छ केसे रुक्याएं हैं, इसका निषेचक पटल है। ये आपका जो है तीनों सही है, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि ये जो अंग है मनुष्य के शरीर में होता है, लेकिन इसका जो है कोई काम नहीं रहता है, ये जो है कहा जाए तो व्यर्थ पड़े रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो गया इनमें से सभी, अवशेषी अंग का उदाहरण है ये सभी, समझ गए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ये जो पड़ता है केवल पैतृक डीएनए का, केवल मातृक डीएनए का, और इसमें दिया गया है ए और बी दोनों का प्रयोग होता है, समझ गए, दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, समझ गए, यानी कि पैतृक और मातृक दोनों के डीएनए का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत का अपक्षय करता है कौन, तो ये आपका होगा CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझ गए, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो इसमें जो आपका अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसके बाद सब्जेक्टिव वाला भी हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाएंगे। तो इसमें आपका पूछा गया कि विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, तो ये आपका है वन जो बहुत तेजी से घट रहा है। क्यों, उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, सड़क बन रहा है, रेल बन रहा है, तो इससे जो है वन जो है घटता जा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। तो ये आपका कुल मिलाकर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप लोग जो तीनों को याद कर लिए होंगे, नहीं याद हुआ होगा तो इस वीडियो में फिर से देख लीजिएगा घूम के, ठीक है। इसका चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न इसमें पूछा गया उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसमें आप लोग देखिए 31 में दिया गया है, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है। इसमें जो है किरण आरेख खींचना है उत्तल लेंस का, समझ गए। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो इसका परिभाषा लिखना है, इससे आप लोग जो समझते होंगे वो लिखना है। अगला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये बहुत ही VVI प्रश्न है, तो इसमें से जो है दोहराया जाएगा, इसीलिए इन सभी का जो उत्तर आप लोग याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसका अगर हम उत्तर अभी आप लोगों को बताता चलेंगे तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम संक्षेप में आप लोगों को बता रहे हैं जल्दी जल्दी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कि मानव विरसन के कोई 2 कार्य लिखें। मानव विरसन के 2 कार्य क्या हैं, इसको लिखना है। और इसके बाद आपका अगला है कि बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसे होती है, तो ये आप लोगों को लिखना है। इसके बाद अगला है कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं कैसे, बायोलॉजी का प्रश्न आपका है। और इसका नेक्स्ट है कि ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, तो ये जो है अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर आएगी और यहाँ पर जो तापमान बढ़ जाएगा, तरह तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न 8 था। इसके बाद आगे आपका दिया गया खंड सी, जिसमें 8 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपका दिया गया कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपका प्रश्न पूछा गया, 3-3 नंबर का रहेगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। और इसके बाद अगला प्रश्न है इसमें कि अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग लिखिए, समझ गए, अवतल दर्पण के। और इसके बाद देखिए अवतल दर्पण का 3 प्रयोग क्या है, तो गाड़ी में देखते हैं सामने लगाया जाता है। इसके बाद जो हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है सैलून वगैरह में, तो ये सब है। इसका देखिए अगला है कि तारे टिमटिमाते हैं
ग्रह नहीं, क्यों? तो इसके बारे में कारण बताना है। और इसका नेक्स्ट हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसके 2 उपयोग लिखिए। ये सब बहुत VVI है, आपके बोर्ड एग्जाम में दोहराया जा सकता है। और इसका नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर लिखिए, दोनों में क्या अंतर है। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में शायद ऐसा प्रश्न आया था जो कैंसिल हुआ उसमें। और बच्चों इसके बाद है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उसकी क्या सीमाएं हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद आगे बढ़ें तो आपके लिए अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, जो आपका खंड डी है, देख रहे हैं ना। और इसमें है कि ओम का नियम लिखिए और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए। ओम का नियम लिखना है, प्रायोगिक सत्यापन करना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी कार्य विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर का जो है सचित्र वर्णन करना है, कार्य विधि लिखना है, क्या है ये लिखना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो अगला है कि एक यौगिक AB के बनने में A का प्रत्येक परमाणु का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B का प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यौगिक AB में बंधन की प्रकृति बताएं तथा इसके 4 गुणों को लिखिए, है ना। तो ये आप लोगों को देखना है। और इसके बाद देखिए अगला जो है आपका, देखिए 50वां जो प्रश्न है, इसमें दिया गया निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। ब्रोमोपेंटेन का संरचना सूत्र, मेथेनॉल का, प्रोपाइन का, बेंजीन का, प्रोपेनाइक अम्ल का, प्रत्येक के लिए 1-1 नंबर दिया जाएगा, समझ गए ना। तो ये 50 प्रश्न हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 51 नंबर वाला, जो बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। समझ गए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और इसका जो प्रक्रम है जो है डायग्राम बना करके, है ना, जिसमें आपका जल है, इसके बाद क्लोरोफिल है, पानी है, सूर्य प्रकाश है, सारा चीज़ दिखाना है। इसके बाद बच्चों आपका अंतिम प्रश्न है 52, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका है, समझाइए। तो ये आपका अंतिम प्रश्न था। तो इस तरह से हम लोग देखें तो इसमें जितना भी प्रश्न दिया गया काफ़ी VVI है, और इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके आज होने वाले बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो आप लोग देख ही रहे हैं 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, समझ गए। और इसके अलावा आपका जो 2022 है, 2023 है, तो उसके ओरिजिनल पेपर को भी इस यूट्यूब चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। आज आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लिखिएगा, अंत भला तो सब भला, विज्ञान में जो है छक्का चौका मार देना है, ठीक है। थैंक यू।